Okay, so let us start with our chapter ecosystem. So guys, first of all, what is an ecosystem? हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. ये तो हुई हमारी इकोलॉजी की बात. हम फटाफट मेन उस पर आते हैं. इकोसिस्टम की डिफाइन देखो. या सो द इको मीन्स इकोलॉजिकल एंड system means a group of organisms joined in a regular or an interdependent manner. So a group of organisms interacting one among themselves with the environment is the ecosystem. So फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. Now a system of interaction of organisms with their surroundings is ecosystem. So system of interaction of organism, जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना वही लिखना है. So a system of interaction of organisms with their surrounding, that is environment, is ecosystem. Examples, ये मतलब 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है. एग्जाम्पल लिखे पॉन्ड, लेक, ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट. तो फटाफट चैप्टर ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सो इकोसिस्टम में जैसे स्ट्रक्चर में लिविंग और बायोटिक, नॉन लिविंग, एबायोटिक. प्रोसेस में एनर्जी फ्लो, साइक्लिंग ऑफ मैटर, चेंज, डायनामिक, दैट इज़ नॉन सक्सेशन. फंक्शन में फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो, साइक्लिंग ऑफ मैटर, ये सब पढ़ना है. नाउ देखो, इकोसिस्टम इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड इट कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक components. So function of ecosystem is related to cycling of matter, that is materials, and flow of energy. Okay, main point पे आते हैं फटाफट. So amount of energy needed to maintain an ecosystem depends on its structure. ecosystem ये ecosystem वो less complex state से more complex state, that is ecological succession. तो मेन पॉइंट आ गया भाई, इकोलॉजिकल सेक्शन होता है लेस कॉम्प्लेक्स स्टेट से मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट. फिर आगे बढ़ते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर पे आते हैं, बायोटिक, एबायोटिक. अब इसमें आपके आ जाते हैं जैसे फ्लो चार्ट. आप देख लो एक बार, रुक जाओ, फ्लो चार्ट ही बता दीजिएगा. सो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, मेन और फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं कि इकोसिस्टम का जो है स्ट्रक्चर, उसमें आपका आता है बायोटिक. तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स. सो प्रोड्यूसर्स में जैसे कि प्लांट्स, एग्जाम्पल एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्रोड्यूसर्स खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स खुद कंज्यूम करते हैं एंड डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को. नाउ प्रोड्यूसर्स जो हैं यहाँ लिखा ही हुआ है, सेल्फ फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ग्रीन प्लांट्स है, फटाफट बता देती हूँ, ट्रीज, ये आप पढ़ सकते हैं. देन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में भी देखो हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, ओमनीवोर, टर्शरी कंज्यूमर एंड डेट्रीवोर्स. सो ये प्लांट ईटर, मीट ईटर, प्लांट एंड मीट बोथ, डेड ऑर्गेनिक ईटर. सो एग्जाम्पल बेसिकली बताने हैं हर्बीवोर्स के, इंसेक्ट्स, गोट, डियर, काव, हॉर्स एट्सेट्रा. So continuing, now carnivores are the animals that eat other animals which are carnivores. Example देखिए frog, cat, snake, fox etc. Omnivores के example देखिए human, tiger, lion. Detrivores beetle, ants, crabs वगैरह वगैरह. And decomposers में microorganisms like bacteria, fungi. Abiotic में हमने पढ़ लिया chemical factors होते हैं जैसे solar radiation, temperature, wind. फिजिकल फैक्टर लाइट, फायर. केमिकल फैक्टर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, राइट. सो मेन टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. सो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो अब हमारा टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. सो प्राइमरी फंक्शन ये है इकोसिस्टम का कि प्रोड्यूसर्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. And this is the primary function of ecosystem. Secondary function, consumer can't make their own food, so they are depending upon the producers for their energy, and this is the secondary function. Tertiary function, decomposers attack on the dead bodies of consumer and produces and decompose into the simpler compounds. Now for example, microorganism, bacteria and fungi.
नाउ इकोसिस्टम की फंक्शनिंग जो है इन 4 पॉइंट से हम समझ सकते हैं। फूड चेन, फूड वेब्स, फूड पिरामिड्स, एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो। नाउ व्हाट इज फूड चेन? So anything which we can eat to live is called a food, and food contains energy. Now food can be transferred from one organism to other, and the process of this transfer of the energy from organism to a series of organism is a food chain. Now food chain always start with the plant life and end with the animal life. Thus it's a picture or a model that shows the flow of energy from an autotroph to the heterotroph. Like देखो, जैसे कि सन, फिर प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डिकम्पोजर्स. So all the food chain starts with the sun. Sun, you know, that provides energy for plants. Producers use it to make their food, and then the carnivores depend on it, and then omnivores, and then the decomposers break down. ठीक है, बेसिक फंडा. टाइप्स ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन, डिटरेस फूड चेन. Now grazing food chain starts with the green plants and goes to decomposer. It has further terrestrial food chain, aquatic. So food chain which is on land is terrestrial, basic. For example, grassland, forest land, desert land. फिर जैसे grasses, grasshopper, frog, snake, eagles. Then forest की food chain जैसे कि green plants, deer, tiger, lion. दे एग्जाम्पल है. अब aquatic जो कि होते हैं स्लाइटली ये होते हैं वाटर के अंदर. मरीन फूड चेन जैसे ओशन, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, है ना. जैसे एग्जाम्पल देखो, पॉन्ड में होता है फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड देन द मैन. देन मरीन में सीवीड्स, small fish, large fish, sharks. देखो फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन, डिटरेस फूड चेन, पैरासाइट फूड चेन. ग्रेजिंग में टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक. एक्वाटिक में मरीन, फ्रेश वाटर. देन फ्रेश वाटर में भी स्टैंडिंग वाटर, रनिंग वाटर. डिटरेस फूड चेन starts with dead organic matter, goes to decomposer through consumer. जैसे डेड प्लांट, सॉइल, क्रैब, स्मॉल फिश, लार्ज फिश. पैरासिटिक फूड चेन, इट ऑपरेट्स इन मैनी इकोसिस्टम्स एंड लाइक ट्रीज, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, लाइस, बग्स, बैक्टीरिया, फंजाई. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स फूड वेब. इट्स द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन्स. यस, एक इंसेक्ट है, उसको एक ग्रास ऊपर भी खा सकता है, एक बर्ड भी खा सकती है, फिश भी डायरेक्ट, ग्रास भी. और देखो अगर इंसेक्ट देखो ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने. तो कहीं से भी स्टार्ट करो. इंसेक्ट को खाया मतलब फिश ने खाया इंसेक्ट को. जैसे मतलब जैसे देखो ये हॉक, ये माउस, ये ग्रेन, ये कैट, ये बनानी, हाँ जी, का लिजर्ड, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया स्पैरो ने, स्पैरो को खाया डायरेक्ट हॉक भी खा सकता है, स्नेक को हॉक खा सकता है. देन लिजर्ड को हॉक, कैट, माउस, ग्रेन. तो छोटे छोटे पार्ट में देखो, ग्रेन्स को खाया माउस ने, माउस को खाया कैट ने. ग्रेन्स को खाया माउस ने, माउस को खाया हॉक ने. ग्रेन को माउस, माउस को स्नेक, स्नेक को हॉक. ग्रेन को इंसेक्ट, इंसेक्ट को स्पैरो, हॉक. इंसेक्ट, लीजर्ड, स्नेक, हॉक. लास्ट में हॉक, स्नेक, स्पैरो, इंसेक्ट, ग्रास. ये उल्टे. नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स. जैसे ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ये सब आपने साइंस में पढ़ा होगा. बेसिकली बेस है, प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. सो दिस इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द बायोमास ऑफ एनर्जी. प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, herbivores, consumer represent the second tropic level, carnivores represent the third tropic level.
Omnivores represent the 4 trophic level: pyramid of numbers, pyramid of biomass, pyramid of energy. Pyramid of numbers, so it is the number of individual organisms present in each trophic level, depending on upright, party upright, inverted. So upright, it gradually decreases from lower to higher trophic level, जैसे कि grassland ecosystem and pond ecosystem. Produces in grassland are grasses which are small in size and large in numbers. So this is the lower trophic level. Next, the producers, the primary consumers are rats, second trophic level. Rats are lower as compared to the grasses. Then we have snakes, थर्ड उसमें है, which are compare less to the rats. So omnivores इस तरह से, मतलब वो कह रहा है कि डिक्रीज हो जाता है ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता है. ये देखो, लार्ज फिश टर्शरी कंज्यूमर, स्मॉल फिश सेकेंडरी कंज्यूमर, जू प्लैंकटन प्राइमरी कंज्यूमर, फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूसर्स. डिस्टेंस इन द नंबर, लार्ज फिश टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. नाउ पार्शली देख लो, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बिग ट्रीज होते हैं, प्रोड्यूसर्स लेस नंबर में. देन प्राइमरी बर्ड्स इंसेक्ट्स सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में होते हैं और ये थोड़े से हाई होते हैं नंबर में. देन फॉक्स, स्नेक, लिजर्ड ये लोअर होते हैं बर्ड्स, और इनके मतलब कुछ लोअर कुछ हायर. देखो, ट्रीज है प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. ये ट्रीज खुद ही कम है नंबर में, ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, और ये ट्रीज खुद ही कम है. देखो, लायन, टाइगर, स्नेक, फॉक्स, इंसेक्ट, ट्रीज. अब इन्वर्टेड पिरामिड देखो, लोअर ट्रॉपिक लेवल, सी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं लोअर से हायर उसमें. जैसे कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये ज़्यादा हैं टर्शरी कंज्यूमर्स. देखो, ट्रीज़ हैं सबसे कम, उसको कंज्यूम किया बर्ड ने, बर्ड को खाया लाइज या बग्स ने, देन माइक्रोब्स ने खाया. ओके, जल्दी से कर लेते हैं. पिरामिड ऑफ बायोमास, इट्स अकॉर्डिंग टू वेट, ग्राम पर यूनिट एरिया. जल्दी से देखते जाओ. लायन का 10 kg, 100 kg, 1000 kg. इन्वर्टेड उसमें देखो कि बिग फिश का वेट ज़्यादा होता है, एल्गिन का कम होता है, इंसेक्ट, स्मॉल फिश, बिग फिश. पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो, 5 ये टर्शरी कंज्यूमर, 50 सेकेंडरी, 500 के प्राइमरी एंड 5000 प्रोड्यूसर्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ न्यूट्रिएंट साइकिल्स. देखते हैं वही न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. सो द मूवमेंट एंड एक्सचेंज मैं बताती हूँ. द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, वाटर, कैल्शियम, आयरन एंड सो ऑन. सो इज अ बायो जियोकेमिकल साइकिल और अ न्यूट्रिएंट साइकिल. सो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, दो कीवर्ड्स इसके क्या हैं. मूवमेंट, रटना नहीं है, देखो समझो, मूवमेंट और एक्सचेंज होना. एक मूवमेंट होनी और एक एक्सचेंज होना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का. ठीक है, इकोसिस्टम के थ्रू एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, कहानी है, एक इनऑर्गेनिक मैटर, राइट. अब इनका हो रहा है मूवमेंट और एक्सचेंज इकोसिस्टम के द्वारा. सो इसे हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं. ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल का हम पहला साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल. ओके, वाटर साइकिल देखिए, इसका ज़रा डायग्राम देख लीजिए. वाटर साइकिल
मीन्स भाई सबसे पहले हुई प्रेसिपिटेशन, ये इस तरह से क्लाउड बनाया, सबसे पहले हुई प्रेसिपिटेशन, ये बारिश की बूंदें आई। फिर हुआ इनफिल्ट्रेशन, ये इनफिल्ट्रेशन हुआ और इधर से ये रन ऑफ हो रहा है। देन यहाँ से हुआ इवेपरेशन दिख रहा है, इधर गया, इधर कंडेंसेशन हुआ, इधर से हुआ ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। देखो, सो द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर। क्या हो रहा है कि वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो रहा है और वापस से बैक टू द वाटर बन रहा है। सो ये प्रोसेस है वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल स्टार्ट होती है इवेपरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। सन जो है वाटर को हीट अप करता है ओशन में, सनलाइट पड़ी वाटर में, पानी में। अब ओशन जो हीट अप हुआ तो इवेपरेशन हुआ। नाउ सिमिलरली ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे कि ये ट्री है हमारा, सॉरी ऐसे नहीं बनता ट्री, ऐसे बनता है, ये ट्री है हमारा और हाँ देखो, सो ये हमारा मान लो कि ये ट्री है, ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ वाटर from the aerial parts of plants such as leaves, stem, flowers, etc. So in the atmosphere, water vapor cools and forms a million of water droplets and form a cloud, which is condensation. And on further, the clouds lose their water in the form of a rain or a snow. Water is transported across the globe and even percolates into the ground. This water is known as a groundwater, and some groundwater finds openings in the land surface and comes out as a fresh water springs. Over the time, water returns to the ocean to continue to the water cycle. Next we have our oxygen cycle. So oxygen cycle, it is the कार्बन साइकिल रह गया, कोई नहीं, बताती हूँ। ऑक्सीजन साइकिल, इट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन वेरियस फॉर्म ऑफ नेचर थ्रू। सो ऑक्सीजन का सर्कुलेट होना वेरियस फॉर्म ऑफ नेचर में, जैसे कि देखो ये एनिमल है, ये ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन को, सनलाइट आ रही है यहाँ से, आ रही है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं बदले में प्लांट्स को। नाउ प्लांट्स जो ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं अगेन ऑक्सीजन। सो क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल यूज द ऑक्सीजन एंड रिटर्न इनटू एयर इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द अगेन प्लांट्स एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, and oxygen is released as a byproduct. So the algae replace about 90% of the oxygen used. Next we move towards carbon cycle. So पहले understand कर लेते हैं, carbon cycle is the process by which carbon moves from atmosphere to earth and its organisms and then back again to atmosphere. क्या होता है, in the atmosphere, carbon exists in the form of CO2. During the photosynthesis, plants absorb the carbon dioxide. Am I right? Yes, they absorb and form the carbohydrates and other organic substances. Now, this carbon dioxide is released back into the atmosphere through respiration. Now, carbon dioxide being converted from the organic matter by microorganisms into the food chain. Now some of the detritus is converted to coal, oil, natural gas and being buried for millions of years. So the fossil fuel also produce carbon dioxide as a combustion, and the carbon is also stored in oceans as carbon and bicarbonates. The ocean exchanges carbon dioxide with atmosphere. आया समझ?
या फिर आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में क्या चपड़ चपड़, वैसे आ गया होगा, फिर भी बता देती हूँ कि कार्बन साइकिल में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर है, हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर है, उसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, ये बात पता है हमें। अब उसको अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं प्लांट्स। यस, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो बनाते हैं तो प्लांट्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस इसलिए आती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ऑर्गेनिक मैटर बनाया तो उसको कन्वर्ट करा जाता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन द फूड चेन। कुछ जो डेट्रियस होते हैं वो इसे कन्वर्ट करके कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बना देते हैं when it is after being buried for millions of years in the earth. Now the fossil fuels produce carbon dioxide on burning and these processes combustion। तो जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, इसे हम कंबशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन is also stored in oceans as a carbon and bicarbonates oceans exchange the carbon with the atmosphere। देख लो इसका डायग्राम, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। ओके, एक तरफ वाला प्रोसेस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे एटमॉस्फेयर में, ये डीके है ऑर्गेनिजम्स का। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी होती है, एक तो यहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो कि व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, आती है ना प्लैंकटन ने रेस्पिरेशन की। अब वापस आने का तरीका, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वापस, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देख लो भाई, नाइट्रोजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में खूब मिलता है, इसकी साइकिल भी देख लो एक बार, डायग्राम अच्छे से देखना। ये देखो, ये एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है, उससे बना अमोनिया, अमोनिया बन गया जी, बन गया, बन गया। एनिमल प्रोटीन है, प्रोटीन प्लांट्स माइक्रोब्स। अब जब इसका डिके हुआ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुई, ये नाइट्रेट्स लाइटनिंग अप, डिनिफाइंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका एक वैसे अच्छा सा डायग्राम भी है मेरे पास, मैं आपको उससे कराती हूँ, जस्ट वेट। देखिए ये डायग्राम, देखिए ज़रा बढ़िया है ये डायग्राम, नाइट्रोजन साइकिल। पहले इसके कुछ पॉइंट्स भी अंडरस्टैंड कर लें। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NO2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, पॉइंट 1 समझ में आ गया। अभी फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नाउ नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट कंपाउंड्स। सो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, अब देखो ये कहाँ कहाँ एरो जा रहे हैं इस तरफ। N2 फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिसकी वजह से बना N2 से अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है। फिर N2 इसका फिक्सेशन कराया एज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे फर्दर चलते हैं।
ये हमारा बन गया अमोनिया, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिक्स कराने पर, और फर्टिलाइजर्स के द्वारा अमोनियम, ये का अमोनिया बन गया यहाँ से। ओके, अब ये जो है ये रिज़ल्ट कर रहा है लॉस बाय लीचिंग और लॉस टू डीप सेडिमेंट्स ऑफ ओशंस। तो डीप सेडिमेंट्स ऑफ ओशंस में रिज़ल्ट कर रहा है ये। नाउ अमोनिया से फर्दर बनते हैं नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव। तो नाइट्रेट्स और अमोनिया दोनों ही प्लांट्स द्वारा ले लिए जाते हैं, दोनों ही प्लांट्स द्वारा ले लिए जाते हैं और बनाते हैं फूड चेन, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये डेजर्टिफिकेशन बाय बैक्टीरिया, एक्सक्रीशन, डेथ, डीके, उसके थ्रू आता है हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वेस्ट, अमोनियो एसिड, यूरिया वगैरह। फिर उसका अमोनिफिकेशन होता है तो बनता है NH4+। तो गाइस आई होप ये क्लियर है। नाइट्रोजन गैस का पूरा डायग्राम, फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, फिर ये ह्यूमन फर्टिलाइजर्स द्वारा ये अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। यहाँ तक आया समझ? अब क्या हुआ इससे? लॉस हुई, लॉस बाय लीचिंग डीप सेडिमेंट ओशन को। अमोनिया से बना, नाइट्रिफिकेशन करने पे NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव प्लांट्स द्वारा ले लिया गया एंड अमोनिया भी ले लिया गया प्लांट्स द्वारा, जो कि कन्वर्ट हुआ हमारा फूड चेन के अंदर, कन्वर्ट हुआ। नाउ कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ से फर्दर जंप, ये नाउ दिस रिजल्ट इन द एक्सक्रीशन, डेथ एंड डीके, जिसकी वजह से क्या हुआ? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह बना। अब इस चीज़ का हुआ अमोनिफिकेशन बाय बैक्टीरिया और फंजाई। नाउ फर्दर आपने देखा नाइट्रिफिकेशन से क्या हुआ? NO2 नेगेटिव बना, NO3 नेगेटिव बना, और ये प्लांट्स द्वारा ले लिया गया। और ये जो नाइट्रेट्स हैं ये डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, जब नाइट्रिफिकेशन से तो बने थे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा नाइट्रोजन एंड गैस। समझ में आ रहा है? वैसे तो हमने कार्बन साइकिल भी पढ़ लिया, एक बार फिर से देखो। ये एरोस पे देखना, कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है? एनिमल रेस्पिरेशन द्वारा, एनिमल रेस्पिरेशन द्वारा आती है, प्लांट रेस्पिरेशन द्वारा आती है, और ये माइक्रोबियल एक्शन द्वारा भी आती है। भाई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोबियल एक्शन है, और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड। इससे फर्दर बनते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय एक्वाटिक प्लांट्स और डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन हो जाता है ये कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्सेशन बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से भी वापस आती है। लेट अस स्टडी अबाउट फॉस्फोरस साइकिल आल्सो। फॉस्फोरस साइकिल भी देख लो क्या होता है, एरोज पे देखना। ये फॉस्फोरस रिच डिपॉजिट्स हैं। कैसे आते हैं वापस? एक्सक्रीटा द्वारा। सी बर्ड्स हैं, एक्सक्रीटा करती हैं, और ये मैरीन फिश में होता है, यूट्रॉफिफिकेशन से सी बर्ड्स पे आता है फॉस्फोरस। नाउ फॉस्फोरेट रॉक्स, फॉसिल बोन्स, माइनिंग करते हैं और जब इरोजन करते हैं तब हमें मिलता है डिजॉल्व फॉस्फेट, जो कि प्लांट्स ले लेती हैं। ये वापस करने का यार ऊपर। नाउ जब सॉइल में लॉस होता है तो लॉस टू डीप मरीन सेडिमेंट्स। अब देखो ये प्लांट्स में
प्लांट से एनिमल में, डेथ एंड डीके से वापस आ रहा है, और ये बोन्स एंड टीथ्स में ये बैक्टीरिया। सो आई होप ये सारे साइकिल क्लियर हो गए हैं। Ecological succession. So ecological succession, it is the process by which natural communities replace one another over the time. For example, when an old farm field is abandoned and left alone for many years, it gradually becomes a meadow. Then a few bushes grow and eventually trees completely fill in the field, producing a forest. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहता है कि एक प्रोसेस है जो नेचुरल कम्युनिटीज़ रिप्लेस करती हैं एक दूसरे को टाइम के साथ। जैसे कि एक ओल्ड फार्मर जो है वो जब अबंडेंट होता है और लेफ्ट अलोन हो जाता है फॉर मैनी ईयर्स, का जो फील्ड की बात कर रहे हैं, एक ओल्ड फार्मर ने एक ओल्ड फार्म की फील्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो जो है इवेंचुअली ट्रीज कम्प्लीटली फिल इन द फील्ड। तो घास का वो एकदम मैदान बन जाता है और कुछ फ्यू बुशेस ग्रो करती हैं और धीरे धीरे ट्रीज भी कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं और एक फॉरेस्ट अपने आप बन जाता है। Now each plant community creates the condition that subsequently allow the different plant community to thrive. For example, earlier the colonizers like grasses might add nutrients to the soil, whereas later ones like shrubs and trees might create cover and shade. तो जैसे जो एक कॉलोनाइज़र है लाइक ग्रासेस, वो ऐड कर रही है न्यूट्रिएंट सॉइल में जिससे कि फॉरेस्ट और श्रब्स बन जाए। नाउ द सक्सेशन स्टॉप्स टेम्परेरली व्हेन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्स एंड सच कम्युनिटीज रिमेन इन द रिलेटिव इक्विलिब्रियम अंटिल अ डिस्टर्बेंस रीस्टार्ट्स विद द सक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है कि सक्सेशन जो है वो टाइम के साथ बंद हो जाता है व्हेन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्स एंड सच कम्युनिटी रिमेन इन द रिलेटिव इक्विलिब्रियम अंटिल अ डिस्टर्बेंस रीस्टार्ट्स द सक्सेशन प्रोसेस। देखिए गाइस, टाइम के साथ कैसे एक्सपोज्ड रॉक्स हैं, लिचन्स हैं, मॉसेस हैं, एनुअल वीड्स, फिर पेरेनियल वीड्स, फिर श्रब्स, फिर यंग पाइन फॉरेस्ट, फिर बीच एंड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। टाइप्स देखिए, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी में देखिए बैरन लैंडस्केप, पायोनियर स्पीशीज, इंटरमीडिएट कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देन सेकेंडरी सक्सेशन देखिए, ये पर्टुर्बेशन, इंटरमीडिएट कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। प्राइमरी सक्सेशन इट हैपन्स when a new patch of a land is created or exposed for the first time. For example, when a lava cools and creates new rocks, or when a glacier retreats and exposes the rocks without any soil. So during the primary succession, organisms must start from scratch. Like lichens, पहले जो lichens होती हैं वो अटैच करती हैं themselves to the rocks, देखो, and then to the few small plants to live without much soil, and then they appear like a pioneer species. So gradually what happens, gradually the decomposition of those plants contribute to the soil formation, and more larger plants begin to colonize the area. So eventually enough soil forms and enough nutrients become available such that it becomes a climax community and the forest is formed. Now if the site is disturbed after this point, secondary succession occurs. Secondary succession happens when a climax community is impacted by a disturbance. This restarts the cycle of succession but not back to the beginning.
soil and nutrients are still present. For example, when a forest fire that kills the mature trees on a particular landscape, and grasses might grow, followed by shrubs, variety of trees, and eventually the community that existed before the fire is present again. So दोबारा से क्या होता है, ये फायर लग गई, धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रासेस आती हैं, श्रब्स आती हैं और वापस से फॉरेस्ट आ जाता है. Moving towards seer and serial communities. So the entire series of community in biotic succession is seer, and there are serial stages which are individual transitional communities. So it is an intermediate stage of ecological succession that advances towards the climax community. Consists of a simple food chain and food webs. Like research succession takes place in the dry areas जैसे rocks, sand, saline condition. Hydrosphere in aquatic habitat. Lithoceres develop on a bare rock surfaces. It originates on the sand. Halocere plant succession begin on the salty soil and saline water. Senile takes place on the dead matter and development of vegetation in the era. What is the importance of ecological succession? Number 1, it is a way of sequence of biotic succession, and it can immediately recognize the serial stages of biotic community in area. Second, it helps in knowing the information about the techniques to be used during reforestation and afforestation. Third, the knowledge of biotic succession is used to prevent the growth of superiors in any area and control the growth of one or more species. Protection of dams by preventing siltation and occurrence of biotic succession. तो पहला ये कि हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहला पॉइंट ये कि हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. दूसरा पॉइंट helps in knowing the information about the techniques to be used during reforestation, afforestation. Helps to prevent growth of superiors and protection of dams by preventing siltation and occurrence of biotic succession. So I hope this lecture must be helpful for you. Okay, so we are going to study major types of ecosystems. Now, first of all, the first ecosystem is forest ecosystem. It is a natural ecosystem consisting of dense growth of trees and wild animals. Its types are tropical, deciduous, evergreen, wet green. So, littoral and swamps. Now, third is we have subtropical. Characteristics abiotic की हम बात करें तो soil, sunlight, temperature. Biotic की बात करें तो forest trees, shrubs and animals. Structure देखिए इसका forest system में. देखो, तो जब भी आपसे कोई पूछे फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसके बारे में कुछ भी जानकारी, तो आपको क्या देनी है कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फटाफट लिखिए कि एक नेचुरल इकोसिस्टम है दैट वी ऑल नो विच कंसिस्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज. यार जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ तो आएंगे ही आएंगे. तो कुछ ना समझ आए इतना तो लिखिए आना, है ना. और उसकी टाइप्स में बात करें तो लिख देना ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड स्वैम्प्स. यहाँ तक याद कर सकते हैं ना, ठीक है. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, ए बायोटिक की बात करें तो सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर.
बायोटिक में हमें पता है, लिविंग में, बायोटिक में फॉरेस्ट, ट्रीज, श्रब्स, एनिमल्स। प्रोड्यूसर यहाँ पर कौन है? ट्रीज एंड श्रब्स। अंडरस्टैंडिंग करो, याद रहेगा। कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी की बात करें तो यस वी नो एलिफेंट्स, डियर्स। सेकेंडरी की बात करें तो स्नेक्स, बर्ड्स, लीजर्ड्स। टर्शरी की बात करें तो लायंस, टाइगर्स। एंड डीकम्पोजर्स की बात करें तो फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट वी डील विद aquatic ecosystem. Now it deals with the water bodies and biotic communities present in them. So aquatic system definitely water से related है, बेसिक बात है, जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो उसमें आता है एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक आता है मरीन इकोसिस्टम। Now fresh water ecosystem is classified as lentic एंड लॉटिक इकोसिस्टम्स। वो क्या होते हैं वो भी बताते हैं। सबसे पहले देखो पॉन्ड इकोसिस्टम। सो स्मॉल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज सीजनल इन नेचर, लाइक एल्गी, aquatic plants, insects, fishes, etc. Ponds are very often exposed to anthropogenic pressure like cloth washing, bathing, kettle bathing, swimming, etc. तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है इसमें। कह रहा है पॉन्ड इकोसिस्टम जो है, पॉन्ड इकोसिस्टम इज़ द स्मॉल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक छोटा सा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, दैट इज़ पॉन्ड इकोसिस्टम। इट इज़ सीजनल इन नेचर, सीजनल इन नेचर, जैसे एल्गी, aquatic plants, insects, fishes, etc. Now ponds are exposed to anthropogenic pressure. Next we talk about lake ecosystem. So big freshwater ecosystem, big freshwater ecosystem जैसे कि zonation और stratification especially during the summer is a common one. Next we move on towards top layer, that is shallow, warm, prone through anthropogenic activities. So this is littoral zone. So littoral zone क्या होता है? littoral zone देखो, लेक इकोसिस्टम में दो होते हैं एल से, एक होता है लिटोरल जोन और एक होता है लिम्नेटिक जोन। नाउ लिटोरल जोन की बात करें ना तो उसमें आती है हमारी टॉप लेयर। टॉप लेयर जो कि टॉप लेयर होती है जो कि बहुत ही शैलो होती है, बहुत ही वार्म होती है एंड प्रॉन टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है। सेकेंड लेयर जो है उसमें एनफ सनलाइट, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज लिम्नेटिक जोन। एंड थर्ड लेयर हैज़ नथिंग, नो सनलाइट, इट्स द प्रोफंडल जोन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि लेक इकोसिस्टम के एग्जांपल में आता है हमारे डल लेक श्रीनगर में, नैनी लेक इन नैनीताल। ऑर्गेनिजम्स देखिए, प्लैंकटॉन्स जिसमें आता है हमारा फाइटो प्लैंकटॉन। एग्जाम्पल में देखिए एल्गी, जू प्लैंकटॉन है। प्लैंकटॉन्स दैट इज phytoplankton, algae which is zooplankton, for example rotifers. Next we move towards nectons that swims in water, for example fishes. So fishes जो है उसकी बात करें तो ये है नेक्टॉन्स, ये आपकी स्विम करती हैं वाटर में फिशेस एंड दीज आर नेक्टोन्स। Then we have newsitones that float on the surface of water like snails. ये इस तरह के कुछ स्नेल्स होते हैं। सो ये जो स्नेल्स होते हैं ना, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ये तो समझ में आ गया। बट इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूजीटोन्स। एंड नेक्टोन्स जो वाटर के अंदर भी स्विम कर सकती है, जैसे फिशेस, प्लैंकटॉन्स
आर द फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी इज द जूप्लैंक्टन। क्लियर है? टन 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 टनाटन। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ लेक्स। टाइप्स ऑफ लेक्स की बात करें तो उसमें हमारा आता है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। सो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स जो हैं वो बहुत ही लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है इसमें, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में। यूट्रॉफिक लेक्स की बात करें तो उसमें होता है वेरी 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 हाई न्यूट्रिएंट। मतलब देखो कौन कौन से टर्म्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो ओलिगो, एग्ज़ाम्स में भी तो याद रखना है, सिर्फ अभी पढ़ना नहीं है। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ओलिगो मतलब लेस, यूट्रॉ मतलब हाई न्यूट्रिएंट, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। रीज़न होता है उसका फर्टिलाइज़र कंटामिनेशन की वजह से। देन डेजर्ट लेक्स, हाई सैलिन वाटर ड्यू टू ओवर इवेपोरेशन। मतलब हर चीज़ के पीछे एक कारण है भाई, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट है तो भाई फर्टिलाइजर्स का कंटामिनेशन है। डेजर्ट सॉल्ट लेक्स हैं तो हाई सैलिन वाटर है, पता चल गया। उसका रीज़न है ओवर इवेपोरेशन। ठीक है। देन वी हैव वोल्केनिक लेक्स। Volcanic lakes are formed by the water emitted from magma due to volcanic eruptions. Then we have diastrophic lakes. Diastrophic lakes contains a highly acidic water with low pH. Highly acidic water with low pH, that is diastrophic lakes. Then we have endemic lakes. Endemic lakes means having many endemic species is endemic lakes. क्लियर है यहाँ तक? तो क्या क्या पढ़े टाइप्स ऑफ लेक्स हमने? ओलिगोट्रॉफिक पता होना चाहिए आपको, ओलिगोट्रॉफिक विद लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट, यूट्रॉफिक विद हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट ड्यू टू फर्टिलाइजर कंटामिनेशन, डेजर्ट सॉल्ट लेक्स have high saline water due to over evaporation, volcanic lakes are formed by water emitted from magma due to volcanic eruptions. Diastrophic lakes contain highly acidic water. Highly acidic water means low pH value. Then we have endemic lakes that have many endemic species. Clear है? Okay. Streams ये भी पढ़ी लेते हैं लगे हाथ। Streams are also the freshwater ecosystem where water current plays a major role. तो stream जो है, stream क्या है? stream जो है एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जहाँ पर वाटर करंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट आर यूनिफॉर्म। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कंटेंट तो होता है यूनिफॉर्म। अब बात कर लें स्ट्रीम ऑर्गेनिजम्स की। तो स्ट्रीम ऑर्गेनिजम्स हैव टू फेस एक्सट्रीम डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्ट्रीम के अंदर उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखो ऑक्सीजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही कोई न्यूट्रिएंट पे असर पड़ेगा, वो एकदम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, जैसे थे वैसे हैं। परंतु जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा, एक्सट्रीम डिफरेंस पड़ेगा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। बट दे डोंट सफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन डिफिशेंसी एज पॉन्ड एंड लेक ऑर्गेनिज्म। बस इनका यह है कि इनको ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनका लार्ज सरफेस एरिया है रनिंग वाटर का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो भर भर के मोर ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, तो अब इसकी वजह से पता है क्या होता है कि जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स उनके पास बहुत ही एक नैरो रेंज होती है टॉलरेंस की टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। मतलब अगर ज़रा सी भी ऑक्सीजन कम हो गई ना तो ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्ट्रीम्स आर द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन।
तो ज़रा सा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगर कोई स्ट्रीम में कर दे तो उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनिजम्स पे पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम मीन्स the large streams flowing from mountain highlands. River ecosystem, mountain highlands is the rushing down of waterfall. ऐसे एकदम बढ़िया सी फील आ रही होगी। The large quantity of water dissolved oxygen, plants attached to rocks and fishes. Plants attached to rocks and fishes require more oxygen are found. Second phase, we have gentle slope of hills, which is warmer, supports the growth of plants and fishes that require less oxygen. Third phase, river shapes the land. Lots of silts, nutrients are brought, deposited in plains and delta, very rich in biodiversity. सो सेकेंड फेज में जो ऑक्सीजन आती है वो सपोर्ट करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिशेस को, जिनको लेस ऑक्सीजन चाहिए होता है। और पहले फेज में तो आपको पता ही है रशिंग ऑफ वाटर होता है, जो कि रिक्वायर होता है मोर ऑक्सीजन फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स ओशंस। सो ओशंस आर द जाइजेनेटिक reservoirs of water covering more than 70% on Earth. So 250,000 species having huge variety of sea products provide iron, magnesium, oils, natural gas, sand, etc. So major sinks of carbon dioxide regulate biochemical cycles. Oceans, are the gigantic reservoirs of water. Right? तो अब इसके होते हैं दो जोन। एक होता है कोस्टल जोन। कोस्टल जोन यानी कि अंडरस्टैंड इट, कोस्टल जोन जिसमें पता है जैसे वार्म, आपने देखा होगा एक ओशन है, ओशन के कोस्टल एरिया में आपको बहुत ही वार्म, कभी आप चाहिए वहाँ पे देखिए ओशन में, तब अंडरस्टैंड करेंगे। एक वार्म, एक न्यूट्रिएंट रिच, शैलो, हाई सनलाइट और हाई प्रोडक्टिविटी जैसे फील आती है। तो मतलब कोस्टल जोन से रिलेटेड अगर पहला की पॉइंट है तो वो यही है कि वार्म, न्यूट्रिएंट रिच, शैलो, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इट हैज़ अ हाई सनलाइट। पॉइंट 3, इट हैज़ हाई प्रोडक्टिविटी। क्या पहला पॉइंट? वार्म, शैलो, वार्म, न्यूट्रिएंट रिच, शैलो, हाई सनलाइट, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन ओपन ओशन की बात करें तो ओपन ओशन जो है वो अवे है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू यूफोटिक जोन विच हैज़ अ abundant sunlight, bathyal zone which has a dim sunlight, abyssal zone which is a dark zone, and world's largest ecological unit. क्लियर है? तो ओपन सी में भी हमारा होता है यूफोटिक जोन, जो कि जहाँ पे होती है abundant sunlight, then bathyal zone which has a dim sunlight, and abyssal zone which is a dark zone, and world's largest ecological unit. Next we talk about estuary. Estuary is the coastal area where river meet the ocean. तो estuary जो है वो एक coastal area है जहाँ पर एक रिवर और एक ओशन का आपस में मिलन होता है। तो उस जो कोस्टल एरिया को हम एस्चुरी कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही ईज़िली एंड स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट हो जाता है जब भी कोई एक टाइडल
एक्शन होता है तो इफ़ेक्ट हो जाता है. Otherwise, it is very rich in nutrients, very rich in biodiversity. Organisms are highly tolerant. Many species are endemic, high food productivity, and protected from pollution. क्या क्या points हैं इससे related? Key points. Coastal area. Estuary क्या है? It is the coastal area where the river meet ocean. Point 1. लिख के आना एस्ट्री में. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय टाइडल एक्शन. पॉइंट 3, वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट. पॉइंट 4, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. पॉइंट 5, ऑर्गेनिजम्स आर हाईली टॉलरेंट. पॉइंट 6, मैनी स्पीशीज आर एंडेमिक. पॉइंट 7, हाई फूड प्रोडक्टिविटी. एंड पॉइंट 8, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पोल्यूशन. आई होप क्लियर हो गया होगा. तो एक बार देख लो एस्चुरी वंस अगैन. इट इज़ द कोस्टल एरिया वेयर द रिवर मीट्स ओशन, स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय टाइडल एक्शन, वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिजम्स आर हाईली टॉलरेंट, स्पीशीज आर एंडेमिक, हाई फूड प्रोडक्टिविटी, प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोल्यूशन. स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स में देखो, ए बायोटिक में आता है पीएच, न्यूट्रिएंट्स, डीओ, टेम्परेचर, क्लाइमेट. बायोटिक में फाइटोप्लैंक्टन, फिशेस, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. क्लियर है? मूविंग टुवर्ड्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम. सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इट इज डोमिनेटेड बाय ग्रास, few shrubs and trees are also found. ठीक है. देन रेनफॉल जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एवरेज होती है, बट द ओवर ग्रेजिंग लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन. तो ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे ग्रास बहुत डोमिनेटेड हो. पर पता है क्या होता है, जब भी ओवर ग्रेजिंग होती है तो उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन को लीडिंग मिलती है. ठीक है ना. यहाँ पर जो रेनफॉल है वो है एवरेज हमारी, राइट. नाउ अब इसके 3 टाइप हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड नियर द बॉर्डर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक savannas in Africa. Now animals, zebra, giraffes. देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो बॉर्डर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास पाए जाएं. एग्जाम्पल एक याद होना चाहिए, बनता है ये याद होना, लिख लो एक बार. सावा नास इन अफ्रीका, याद रहेगा, है ना. एनिमल्स, जेब्रा, जिराफ. फायर्स आर कॉमन इन ड्राई सीजन्स. Fires are common in dry seasons. Termite mounds produce methane and leads to fire. High in photosynthesis. Deliberate burning leads to release of high carbon dioxide. Global warming. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉरेस्ट जो हैं वो पता चल गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास पाए जाते हैं. एग्जाम्पल सावानास इन अफ्रीका. एनिमल्स है ज़ेब्रा, जिराफ. फायर जो है कॉमन है वहाँ पे ड्राई सीजन में लगना. टर्मिनेट माउंट्स प्रोड्यूस मीथेन, जिसकी वजह से फायर लग जाती है. ठीक है. नाउ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो डेलिब्रेट बर्निंग है वो लीड करती है हाई कार्बन डाइऑक्साइड को, और हेंस ग्लोबल वार्मिंग तो होती ही है. देन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फ्लैट एंड जेंटल स्लोप्स ऑफ हिल्स. इट इज़ वेरी कोल्ड विंटर एंड वेरी हॉट समर. ड्राई समर फायर डोंट अलाउ shrubs and trees to grow, hence the soil is quite fertile, cleaned for agriculture. Then we have polar grasslands. These are found in Arctic polar region. टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलते थे? फ्लैट और जेंटल स्लोप्स ऑफ हिल में. सो वेरी कोल्ड विंटर एंड वेरी हॉट समर एंड ड्राई समर फायर्स डोंट अलाउ दैट shrubs and trees to grow.
So the soil is fertile and cleaned area for agriculture. Polar grasslands are found in the Arctic polar region. Organism, Arctic wolf, fox, etc. So a thick layer of a thick layer of ice frozen under the soil surface throughout the year and known as permafrost. Summer में insects and birds appear. Components, ए बायोटिक की बात करूँगी तो सॉइल, pH, न्यूट्रिएंट, सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्लाइमेट. बायोटिक ग्रास, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स.